दिल्ली में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के खरीदने पर आपको 50,000 रुपए तक का इंसेंटिव मिलेगा। आज दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने ईवी पॉलिसी को मंजूरी दी है। 15,000 करोड़ रुपए की ये ईवी पॉलिसी 1 जुलाई से लागू भी हो जाएगी। ये समझती हूँ कि ये ईवी पॉलिसी बहुत शानदार तरीके से दिल्ली राज्य को अपनी पॉल्यूशन की समस्या को कम करने में भी मदद करेगी। साथ ही स्टेक होल्डर्स के साथ बारंबार मीटिंग्स करी। हर स्टेक होल्डर का जो कहना था, जो उसके सुझाव थे, इसमें इनबिल्ट किए गए और हर लेवल पे चर्चा करने के बाद इस ड्राफ्ट को हम तैयार कर पाए हैं और जिसे आज हमने कैबिनेट में अप्रूव किया। कैबिनेट की अप्रूवल के बाद ये माननीय एलजी महोदय को आज भेजी जाएगी और 1 जुलाई से ये लागू होने के बाद हर व्यक्ति दिल्ली का जो है वो दिल्ली में ही खरीदी गई गाड़ी के ऊपर इसका लाभ ले पाएगा। और डिटेल जानकारी के लिए लक्ष्मण रॉय जुड़ गए हमारे साथ। लक्ष्मण जी, बताइए क्या क्या खास बातें हैं पॉलिसी में? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली की नई ईवी पॉलिसी जो है, इसके तहत अब आप जैसे 2 व्हीलर खरीदने जाएंगे जो ईवी होगी, या 3 व्हीलर खरीदने जाएंगे, 4 व्हीलर खरीदने जाएंगे, तो आपको सरकार इस पर इंसेंटिव देगी। आपसे रोड टैक्स नहीं लिया जाएगा, आपसे रजिस्ट्रेशन फी नहीं लिया जाएगा। इससे जुड़ी हुई ईवी पॉलिसी को दिल्ली की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। और ऐसा नहीं कि अभी सुन लीजिए और अभी जाकर खरीदने चले जाइए तो आपको इंसेंटिव मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। दरअसल ये ईवी पॉलिसी 1 जुलाई से लागू होगा। 1 जुलाई से ईवी पॉलिसी लागू होगी और हमेशा के लिए लागू नहीं रहेगी, भी ध्यान रखिएगा। 1 जुलाई से जो ईवी पॉलिसी लागू होगी वो आपको 31 मार्च 2030 तक लागू होगी। 1 जुलाई 2026 यानी अगले महीने से कह सकते हैं। और इस पॉलिसी के तहत सरकार जो है 7,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी सिर्फ इंसेंटिव के तौर पर, जो आपको इंसेंटिव दिया जाएगा। और जब आप ईवी ले लेते हैं तो होता है चार्जिंग स्टेशन कहाँ है, क्या है, तो इस पर सरकार अलग से 8,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। ये तो मोटा मोटी बातें रही। लेकिन अब आपको बताते हैं सबसे काम की बात। अगर आप ईवी पॉलिसी लागू होने के बाद यानी 1 जुलाई के बाद अगर आप 2 व्हीलर गाड़ी खरीदने जाते हैं, पूरी तरह से इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर, तो आपको पहले साल की खरीद पर 30,000 रुपए का इंसेंटिव दिया जाएगा। यानी ईवी पॉलिसी लागू होने के भीतर पहले साल में अगर खरीद लेते हैं तो 30,000 रुपए का इंसेंटिव दिया जाएगा। दूसरे साल की खरीद पर 20,000 और तीसरे साल की खरीद पर आपको 10,000 रुपए का इंसेंटिव सरकार देगी। ये तो रही बात 2 व्हीलर की। अगर 3 व्हीलर खरीद रहे होते हैं, जिसको ऑटो कहते हैं, इसमें पैसेंजर 3 व्हीलर की बात मैं कर रहा हूं, उस पर पहले साल की खरीद पर आपको 50,000 रुपए, दूसरे साल की खरीद पर 40,000 रुपए और तीसरे साल में जाकर थोड़ा सुस्त होकर खरीदते हैं तो आपको सिर्फ 30,000 करोड़ रुपए की इंसेंटिव मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं है। छोटा ट्रक, जिसको दिल्ली में छोटा हाथी भी कहते हैं, जिसमें माल ढुलाई होता है, जो आप घर में छोटे मोटे सामान बदलते हैं, तो उस पर छोटा ट्रक जो इस्तेमाल होता है उस पर भी सरकार 1 लाख रुपए का इंसेंटिव देगी, अगर पूरी तरह से ईवी है तो। एक और चीज इसमें एक जो महत्वपूर्ण बात यह है कि 1 अप्रैल 2028 से, जी हाँ, 1 अप्रैल 2028 से सिर्फ और सिर्फ 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल ही का ही रजिस्ट्रेशन हो पाएगा दिल्ली में। बाकी किसी 2 व्हीलर का रजिस्ट्रेशन दिल्ली में नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही 1 जनवरी से, अगले साल 1 जनवरी से सिर्फ इलेक्ट्रिक ऑटोज का ही रजिस्ट्रेशन हो पाएगा दिल्ली में, उसके अलावा यहाँ पर नहीं होगा। तो ये सारी बातें रही आपको इंसेंटिव को लेकर के। एक और चीज, 4 व्हीलर की बात, 2 व्हीलर 3 व्हीलर की बात करें, 4 व्हीलर में सरकार ने क्या कहा है कि अगर किसी 4 व्हीलर का एक्स शोरूम प्राइस 30 लाख रुपए है और पूरी तरह से ईवी है, हाइब्रिड की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी तरह से ईवी है, तो आपको ना तो रजिस्ट्रेशन चार्ज देना पड़ेगा, ना तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये एक खास बात यहां पे सरकार ने की इस नई ईवी पॉलिसी के तहत। तो क्या दिल्ली की ईवी पॉलिसी दूसरे राज्यों के लिए एक मॉडल बन सकती है? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी चर्चा। दिल्ली ईवी पॉलिसी बदलाव की गारंटी, शाम 7:57 पर। अब अगर आप 1 जुलाई से ट्रेन में सफ़र करने वाले हैं तो इस खबर पर गौर करिए। रेलवे कुछ नियमों को और सख्त करने जा रहा है। बिना टिकट यात्रा करना, महिलाओं के लिए आरक्षित कोच में पुरुषों का सफ़र करना, स्टेशन और ट्रेन में धूम्रपान करना, इस तरीके की एक्टिविटीज़ पर अब पहले से ज़्यादा जुर्माना देना पड़ेगा। क्या है बदलाव, डिटेल बता रही हैं दीपाली नंदा।
जी बिल्कुल, अगर आप 1 जुलाई के बाद ट्रेन सफ़र की योजना बना रहे हैं तो थोड़ा संभलने की ज़रूरत है, क्योंकि रेलवे के कुछ बड़े नियम हैं जिनमें बदलाव किया जा रहा है। सबसे बड़ा बदलाव इस बात को लेकर हो रहा है कि अगर अब कोई भी यात्री बिना टिकट के यात्रा करते हुए पाया जाता है, इतना ही नहीं, अगर किसी और के नाम पर टिकट रिजर्व्ड है, आप उनके नाम पर ट्रैवल कर रहे हैं या फिर जो तय दूरी है उससे ज़्यादा का सफ़र काटते हैं, तो आप पर 2 गुना जुर्माना लगाया जाएगा। अभी इस तरह की परिस्थितियों में जो जुर्माना है वो 250 रुपए लगता है, लेकिन अब 1 जुलाई के बाद ये बढ़कर 500 रुपए हो जाएगा। तो यहाँ पर बेहद संभलने की जरूरत है। इसके अलावा अगर आप महिलाओं के आरक्षित कोच में, खासतौर पर जो पुरुष यात्री हैं, वो महिलाओं के लिए रिजर्व्ड कोचेस में अगर ट्रैवल करते हैं तो उन पर 2500 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही साथ एक और बड़ा बदलाव किया जा रहा है वेंडर्स को लेकर। जो स्टेशन है उनके प्रेमिसेस में कोई अनऑथराइज बिक्री ना करें, उसको भी ध्यान में रखा गया है। अगर कोई अनाधिकृत तौर पर बिक्री करता हुआ पाया जाता है तो उस पर 2000 रुपए का जुर्माना 1 जुलाई के बाद से लगना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर अगर कोई भी यात्री ट्रेन में या फिर स्टेशन परिसर में स्मोकिंग करते हुए या फिर गुटखा की पीक फेंकते हुए नजर आता है तो उस पर भी भारी जुर्माना लगाया जाएगा। यहाँ पर मैं आपको एक आंकड़ा बता दूं जो रेल मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया था कि हर साल करोड़ों रुपए रेलवे की तरफ से स्पेंड किए जाते हैं जो स्टेशनों पर दीवारें होती हैं उनके रंग रोगन को लेकर, क्योंकि वहां पर अक्सर इस तरह की शिकायत भी पाई जाती है कि जो यात्री ट्रैवल कर रहे हैं वो स्मोकिंग या फिर गुटखा का सेवन करते हैं, जिसके चलते जो स्टेशन की दीवारें हैं उन्हें नुकसान पहुंचता है। ये जो तमाम बदलाव किए गए हैं यात्रियों की सुरक्षा और डिसिप्लिन के साथ साथ उनका जो एक्सपीरियंस है यात्रा करने का वो काफी स्मूथ रहे, इस मकसद के लिहाज से ये बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 13 साल बाद इस तरह का बदलाव देखने को मिला है। खासतौर पर अगर हम जुर्माने की रकम की बात की जाए तो ये 13 साल बाद रिवाइज की गई है और जाहिर तौर पर 1 जुलाई के बाद से ये सभी बदलाव लागू हो जाएंगे। इधर मानसून के सक्रिय होने के बावजूद जून महीने में अब तक बारिश में करीब 43% की कमी है। गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे राज्यों में भारी बारिश की कमी इस वक्त हो रही है। इधर एल नीनो भी मजबूत हो रहा है। आगे कैसी रहेगी इस बार की बारिश, इस पर मौसम वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव से बात की असीम मनचंदा ने। देखिए, अगर हम साउथ वेस्ट मानसून के एडवांसमेंट की बात करें तो साउथ वेस्ट मानसून ने दक्षिण भारत का काफ़ी हिस्सा पूरा हिस्सा कवर कर लिया है। मध्य भारत में भी मध्य प्रदेश का काफ़ी हिस्सा कवर हो चुका है। पूर्वी भारत में बिहार का ज़्यादातर हिस्सा कवर हो चुका है, झारखंड का भी ज़्यादा हिस्सा कवर हो चुका है। जहाँ तक उत्तर पश्चिम भारत की बात है तो हमारा अनुमान है कि अगले 2 दिन में कंडीशंस जो है अनुकूल बनेंगी और ये थोड़ा सा क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश का, उत्तराखंड का कवर कर सकता है। वहीं जो बिहार, झारखंड का बचा हुआ क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का थोड़ा जो में भी ज़्यादा आगे एडवांसमेंट हो सकता है। इसके बाद के जो 2 से 3 दिन होंगे, यानी यहाँ से 4 से 5 दिनों के बाद हमारा अनुमान है कंडीशंस और फेवरेबल बन जाएंगी और ये जो पश्चिम हिमालय क्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और जो साउथ ईस्ट राजस्थान का क्षेत्र है, गुजरात का जो बचा हुआ क्षेत्र है, उन सभी क्षेत्रों में भी आगे बढ़ने की संभावना है। सर, अभी अगर मैं बात करूं मानसून की डेफिशिएंसी की, जून के अंदर करीबन 43% की डेफिशिएंसी दिखाई दे रही है, तो आगे भी यही अनुमान रहेगा? देखिए, अभी जो वर्षा है, जैसे मैंने बताया कि एडवांसमेंट जो है, जो आप देखेंगे नॉर्मल डेट भी अगर मैप के माध्यम से देखेंगे तो 25 से 30 जून के आसपास जो उत्तर पश्चिम भारत में मानसून दस्तक दे देता है। फिलहाल जो है अभी उत्तर पश्चिम भारत में मानसून का जो एडवांस है वो नहीं हुआ, जिसकी वजह से थोड़ा सा डेफिशिएंसी वहां पर भी दिख रही है। हालांकि अभी जो आगे आने वाले समय में हमारा अनुमान यही है कि पश्चिमी तट पर मुख्य रूप से जो कोंकण गोवा क्षेत्र है, महाराष्ट्र क्षेत्र है, वहां पर हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल एक्टिविटी 1 सप्ताह के लिए कंटिन्यू रह सकती है। वहीं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी, पूर्वोत्तर भारत में भी अच्छी वर्षा जो है वो चल रही है। तो इसको देखते हुए जो उत्तर पश्चिम भारत है वहां पर भी वर्षा गतिविधि अगले 1 सप्ताह के दौरान जो है वो बढ़ने की संभावना है, जिसकी वजह से जो मानसून की जो अभी डेफिशिएंसी है उसमें हो सकता है थोड़ा इंप्रूवमेंट हो सकता है। साल एल नीनो का साल है तो कोई एल नीनो का भी असर है इसके ऊपर? देखिए, एल नीनो एक लार्ज स्केल फीचर है तो उसका असर हमेशा इन जनरल देखा गया है कि वर्षा को थोड़ा सा नेगेटिवली इफेक्ट करता है। हालांकि ये साल दर साल इसका जो बिहेवियर है वो इम्पैक्ट जो है वो भी बदल सकता है। तो अभी फिलहाल जो हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं और उसका इम्पैक्ट भी शायद देखने को मिलेगा। अच्छा सर, दिल्ली एनसीआर में बहुत कह सकते हैं कि चिपचिपी गर्मी, ह्यूमिडिटी वाली 50% के आसपास फील लाइक वेदर है, तो उसकी क्या वजह है? देखिए, जैसे मैंने बताया कि मानसून जब तक एडवांसमेंट नहीं होता है तो ड्राई वेदर कंडीशंस होती हैं, क्लियर स्काई कंडीशंस होती हैं, सूरज की रोशनी ज्यादा पड़ रही होती है, अधिकतम तापमान में
में जो बढ़ोतरी देखने को मिल रही होती है। इसके साथ साथ जो है मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी भी थोड़ी सी बढ़ी हुई होती है, जैसे कि अभी अरेबियन सी से भी काफ़ी मॉइस्चर जो है अवेलेबल है उत्तर पश्चिम भारत में, दिल्ली में भी, जिसकी वजह से जो है डिस्कम्फर्ट है वो ज़्यादा फील हो रहा है। हालांकि कल के बाद से हमारा एक्सपेक्टेशन है कि दिल्ली में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जो है वो बढ़ेगी अगले 3 दिनों के लिए। फिर थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, साथ साथ में वर्षा गतिविधि हो सकती है, तेज हवा की जो चेतावनी जारी की गई है, जिसको देखते हुए अधिकतम तापमान में कल से गिरावट देखने को मिलेगी। और मानसून कब तक पहुंचेगा दिल्ली? देखिए मानसून के लिए तो हम लोग उसको लगातार ट्रैक कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया अगले 2 दिनों के दौरान ये काफी क्षेत्र कवर करेगा। उत्तर प्रदेश में एंट्री हो सकती है इसकी, उत्तराखंड के लिए अनुकूल बन रहा है ये। वहीं उसके आगे 2 से 3 दिनों में ये पश्चिम हिमालय क्षेत्र में राजस्थान, गुजरात को कवर कर सकता है। अब बाकी और आगे जैसे इसका प्रोग्रेस का कंडीशन फेवरेबल बनती आएंगे, हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं। इधर यूरोप इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है। लंदन, पेरिस, बर्लिन जैसे शहरों में तापमान में पुराने रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं। यूरोप में इस साल दूसरी बार आई भीषण हीट वेव ने जनजीवन को बुरी तरीके से प्रभावित किया है। फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और कई दूसरे यूरोपीय देशों में तापमान रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया है। फ्रांस में के पिसोस शहर में पारा 44.3 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है, जबकि लंदन में तापमान 40 डिग्री के करीब पहुंचना भी वैज्ञानिकों के लिए चिंता का विषय है। भीषण गर्मी में सबसे बुरा हाल है फ्रांस का। फ्रांस में 24 जून से अब तक 1000 से ज़्यादा और स्पेन में 350 से ज़्यादा लोगों की मौत भीषण गर्मी से हो चुकी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि वे सिर्फ मौसमी बदलाव नहीं बल्कि जलवायु परिवर्तन का बड़ा असर है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। बर्लिन में लोगों को राहत देने के लिए पुलिस ने सड़कों पर वाटर कैनन से पानी का छिड़काव किया, फुहारें छोड़ी। वहीं फ्रांस में एसी और पंखों की भारी मांग के चलते दुकानों पर लोगों की भीड़ और मारामारी देखने को मिली है। और यूरोप में गर्मी से हालात बेहद खराब हैं, तो वहां की पूरी स्थिति बता रहे हैं संजय सूरी। यूरोप में जिस तरह गर्मी की एक लहर उठी है, उसके कारण स्थिति दिन ब दिन और गंभीर हुई जा रही है। अच्छी खासी गर्मी पड़ रही है, तप रहा है यूरोप। और अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि इस गर्मी के कारण जब से ये लहर 21 जून के लगभग शुरू हुई, 1300 लोग से ज़्यादा मारे गए हैं केवल गर्मी के कारण। इसमें करीब 1000 तो फ्रांस में ही मर गए हैं। पिछले कुछ दिनों हमने देखा कि पेरिस में तापमान 40 से ज़्यादा हो गया और 40 भी कम नज़र आता है। कई जगह, कई शहर हैं फ्रांस में, और केवल फ्रांस में ही नहीं, चेक रिपब्लिक में, जर्मनी में, पोलैंड में, जहाँ पे तापमान 42-43 पहुँच गया। तो इस तरह की गर्मी तो लोगों ने यहाँ देखी नहीं, और मुल्क जो है ये तैयार नहीं है इस प्रकार की गर्मी को बर्दाश्त करने के लिए। ज़्यादातर WHO का कहना है कि उन लोगों की मौत हुई जिनकी उम्र 65 से ज़्यादा है, और ज़्यादा लोग घर बैठे बैठे मर गए। तो एक बहुत भारी चुनौती अब ये यूरोप के सामने, क्योंकि एक स्थिति जो बनी आ रही है और जो हर साल बढ़ती जा रही है और बिगड़ती जा रही है, उससे साफ संकेत मिलता है कि यूरोप में जो ग्लोबल वार्मिंग है विश्व के एवरेज से 2 गुना से ज़्यादा है। तो अब यूरोप क्या करे? इन घरों को तो दोबारा नहीं बनाया जा सकता, बिल्डिंगों को दोबारा नहीं बनाया जा सकता, तो इसका कैसे सामना किया जाए, ये बहुत एक कठिन चुनौती यूरोप के आगे। देखने की बात यह है कि लोग घर बैठे बैठे मर रहे हैं, लेकिन सारा जो है सिचुएशन, सारा सिस्टम जो है वो ठप हो चुका है। ट्रेनें बंद हो चुकी हैं, सड़कें पिघल रही हैं। जर्मनी में A2 जो सड़क जाती है पश्चिम से पूर्व तक, वो कई जगह पिघल गई, सड़कें बंद हो गई, कई जगह ट्रेन कैंसिल हो गई हैं, और एक आध ट्रेन नहीं, कई सैकड़ों ट्रेनें कैंसिल हो चुकी हैं। तो स्कूल बंद हो चुके हैं, लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते, और घर बैठते हैं तो और कठिनाई। तो एक बहुत कठिन समय यूरोप के लिए अगले कुछ सालों में अगर इस तरह का पैटर्न रहा और गर्मी बढ़ती रही, तो बहुत कठिन सवाल उठता है कि इसका यूरोप कैसे सामना करेगा। इधर वेस्ट एशिया में फिर से उपजे संकट के बीच अच्छी खबर आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करके ऐलान किया है कि कल कतर के दोहा में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत होगी।
पिछले कुछ दिनों से ईरान और अमेरिका के बीच जो हुआ उससे पूरी दुनिया में चिंता बढ़ गई थी। दोनों देशों ने एक दूसरे के ठिकानों पर फिर से हमले किए थे। ऐसा लग रहा था कि दोनों देशों के बीच किसी समझौते पर पहुंचना मुश्किल है, लेकिन ट्रंप के ताजा पोस्ट ने फिर से उम्मीद जगा दी है। ट्रंप ने अपने पोस्ट में दावा किया है कि ईरान की मांग पर कल दोहा में अमेरिका उसके साथ मीटिंग करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सेशल्स का 3 दिवसीय दौरा खत्म हो गया है। वो सेशल्स से भारत लौट आए हैं। आज पीएम मोदी ने विक्टोरिया में नवशक्ति विनायकर मंदिर में भगवान गणेश के दर्शन और पूजन किए। इसके बाद पीस पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि भी अर्जित की। इससे पहले सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण बचाने और सतत विकास के नेतृत्व के लिए सेशल्स का सबसे बड़ा सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन से भी सम्मानित किया गया। भारत और सेशल्स ने 19 बड़े समझौतों और विकास परियोजनाओं का ऐलान किया है। इसमें सेशल्स में यूपीआई आधारित डिजिटल भुगतान शुरू करना, 1250 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट, साइबर सुरक्षा, एआई, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति शामिल है। हर साल होने वाली पवित्र अमरनाथ यात्रा का औपचारिक शुभारंभ आज से हो गया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अमरनाथ गुफा में आज विधि विधान के साथ पहली पूजा की और 3 जुलाई से यात्रा शुरू होने का ऐलान भी कर दिया है। यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हालांकि इस बार अमरनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध नहीं होगी। यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त तक चलेगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें अभी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। मई में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की रफ्तार अच्छी रही है। मई आईआईपी ग्रोथ सालाना आधार पर शानदार उछाल के साथ 3.4% से बढ़कर 5.1% पर पहुंच गई है। इस ग्रोथ में सबसे बड़ा योगदान मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर का रहा है, जहां मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 4.2% से बढ़कर 5.5% हो गई है। वहीं इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में शानदार वापसी करते हुए -5.1% से उछलकर 9.9% की ग्रोथ दर्ज की है। हालांकि माइनिंग सेक्टर में गिरावट देखने को मिली है। माइनिंग सेक्टर ग्रोथ 5.8% से घटकर 1.6% पर आ गई है। कैपिटल गुड्स की ग्रोथ की बात करें तो यहाँ भी अच्छी खासी बढ़ोतरी रही है, जो 9.5% से बढ़कर 12.9% हो गई है। इसके अलावा कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ग्रोथ 1.9% से बढ़कर 7.2% हो गई है। प्राइमरी गुड्स ग्रोथ में भी सुधार देखने को मिला है, 0.7% से बढ़कर 2.6%। इंफ्रा गुड्स में हल्की ग्रोथ के साथ 5.7% से बढ़कर 5.9% का आंकड़ा आया है। और अब बात करते हैं बाजार की। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन आज बाजार में दबाव देखने को मिला। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए हैं। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में दबाव रहा है। ऑटो, केमिकल, आईटी शेयरों में बिकवाली रही है। और बाकी कैसा रहा बाजार का हाल, बता रहे हैं कंचन नौटियाल। तो हफ्ते का पहला कारोबारी दिन बाजार में सेकेंड हाफ तक आते आते एक रिकवरी, लेकिन रिकवरी के बाद बाजार वापस से हमें गिरता हुआ दिखाई दिया। स्क्रीन पे आपको साफ तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि निफ्टी में कमजोरी, बैंकिंग में कमजोरी, मिड कैप, स्मॉल कैप, हर जगह माहौल जो है थोड़ा सा हमें पस्त ही देखने को मिला है। सुबह से काफी वॉलेटाइल मूवमेंट था, लेकिन आखिरी तक आते आते जो गेन्स है वो भी मार्केट जो है लूज करता हुआ दिखाई दिया। सेक्टर स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो ऑटो में सबसे ज्यादा पिटाई आज के सत्र में हुई है। आईटी आज काफी ज्यादा चर्चा में रहा है, परसिस्टेंट चर्चा में रहा है, करीबन 8-9% की गिरावट वहां पे भी थी। डिफेंस में कमजोरी। फ्लिप साइड में देखें तो कैपिटल मार्केट में हमें स्लाइटली इंप्रूवमेंट देखने को मिला। एनर्जी, कैपिटल गुड हल्के फुल्के जो है वो बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। इसके अलावा अब बात करें स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की, तो सबसे पहले अगर हम बात करें निफ्टी में तो मैक्स हेल्थकेयर, कोल इंडिया, डॉक्टर रेड्डी और इटर्नल में हमें जो तेजी है वो देखने को मिली है। लूजिंग पॉकेट में इस टाइम पे अगर बात करी जाए तो कोटक महिंद्रा बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अडानी एंटरप्राइजेज और इंटरग्लोब एविएशन में जो माहौल है वो हमें
खराब देखने को मिला है। इसके अलावा काफी सारे और भी स्टॉक्स हैं जो आज के सत्र में हमें खबरों में देखने को मिले। सबसे पहले तो ऑटो में काफी बड़ी गिरावट आज के सत्र में रही है। देखिए ऑटो के नंबर्स भी आने वाले हैं, उसके चलते भी ये काफी ज्यादा फोकस में, और सेंटिमेंट भी थोड़े से यहाँ पे आज हमें नेगेटिव साइड में ही देखने को मिले। इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरे सेक्टर्स की, तो फार्मा सेक्टर आज काफी फोकस में बना हुआ था। डॉक्टर रेड्डीज यहाँ पे जो खबर थी वो खराब थी, लेकिन ब्रोकरेज यहाँ पे काफी ज्यादा बुलिश होते हुए दिखाई दिए। ल्यूपिन आज खबरों में बना हुआ था। लॉरस लैब और ग्लैंड फार्मा में भी अच्छी खासी तेजी जो है वो देखने को मिली है। तो ऑलमोस्ट पूरा ही ऑटो पैक, अलग अलग स्टॉक की न्यूज भी आई थी, उसके चलते भी आज काफी ज्यादा खबरों में बना हुआ था। वही रिएक्शन बाजार में भी हमें देखने को मिला है। और चलिए अब देखते हैं कुछ खबरें फीफा वर्ल्ड कप से। फीफा वर्ल्ड कप में अब नॉकआउट की तस्वीर साफ हो गई है। 18वें दिन इंग्लैंड ने पनामा को 2-0 से हराया, जबकि क्रोएशिया ने घाना को 2-1 से हराकर अंतिम 32 में जगह बना ली है। कोलंबिया और पुर्तगाल के मुकाबले में कोई गोल नहीं देखने को मिला और मैच बराबरी पर ख़त्म हुआ। वहीं कांगो ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हराकर पहली बार विश्व कप में नॉकआउट में अपने लिए जगह बनाई है और इतिहास भी रच दिया। अर्जेंटीना ने जॉर्डन को 3-1 से हराया है। अल्जीरिया और ऑस्ट्रिया का मुकाबला 3-3 की बराबरी पर छूटा है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के नॉकआउट चरण का रोमांच लगातार बढ़ता जा रहा है। राउंड ऑफ 32 का पहला मैच कनाडा और साउथ अफ्रीका के बीच हुआ। इसमें कनाडा ने आखिरी मिनटों में गोल दागकर साउथ अफ्रीका को 1-0 से हराया, पहली बार राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। वहीं आज यानी 19वें दिन राउंड ऑफ 32 के 3 बड़े मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें ब्राजील, जर्मनी और नीदरलैंड्स जैसी दिग्गज टीमें मैदान में उतरेंगी। पहला मुकाबला ब्राजील जापान के बीच रात 10:30 बजे। दूसरा मैच जर्मनी और पराग्वे के बीच देर रात 2 बजे और तीसरा मुकाबला नीदरलैंड और मोरक्को के बीच सुबह 6:30 बजे होगा। और इसी के साथ आवाज समाचार में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला यहाँ लगातार जारी रहेगा। आप भी रहिए खबरों पर अपडेट, जुड़े रहिए CNBC आवाज से। हम सोशल मीडिया पर भी मौजूद हैं। नमस्कार।